जी मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर आ रही है? इन्फॉर्म कीजिएगा प्लीज़, मुझे चैट में आगे बताइएगा। इज इट ओके? जी जी, हेलो हेलो हेलो। ओके है ना? चल, बेहतरीन हो गया जी। अच्छा जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों को वेलकम। और काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों के साथ रब्ता नहीं था। सर, आप कल मैच एंजॉय कर रहे थे? सर, हम भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। हमें भी थोड़ा सा टाइम दे दिया करें बाहर जाने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों इतना हैवी वर्कलोड से गुजरे हैं कि आपकी सोच है। और अभी भी हमारा वर्कलोड आप बारी है किसकी? बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ की, अलॉन्ग विद ऑडिट। तो हमें भी थोड़ा सा खेल कूद करने का मौका दे दिया करें। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग जो अप्रिसिएशन देते हैं, आप लोग जितना प्यार करते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वंडरफुल। एंड आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं और कुछ ना कुछ हर दिन सीख के जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर एरियाज ऑफ डिस्कशन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। हम लोग क्या करने जा रहे हैं और किस तरीके से हम लोग अपनी क्लासेस को लेके चलेंगे। तो जनाब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम आज से ऑनवर्ड्स हम आज से ऑनवर्ड्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस के थ्रू अपने कंटेंट को रिकॉल कर रहे होंगे, ताकि चीज़ें आपकी ग्रिप में आ जाएं। एक ऑप्शन थी मेरे पास कि मैं शुरू से ही आपको एक दफ़ा फिर से कंटेंट रिवाइज करवाना शुरू कर देता, जो कि अब उस चीज़ की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि आप चीज़ों को समझते हैं। सो दूसरी ऑप्शन फिर ये होती है कि जनाब हम लोग क्वेश्चंस करें रिसेंट अटेम्प्ट्स के, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग प्रैक्टिस भी करें, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चीज़ों को रिवाइज भी कर लें। तो जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक एग्जाम में, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, वो एमसीक्यूज हैं, वो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। जितने भी सवाल हैं वो हम लोग इन सेशंस में करेंगे। रोज का हमारा एक एरिया डिफाइंड होगा और उस एरिया के ऊपर हम लोग तसल्ली से काम कर रहे होंगे। एंड बाय द एंड ऑफ सेशन आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक। सो मुझे बताइए, आप लोगों को थीम समझ आ गया कि हम लोग किस थीम पे चल रहे हैं?
प्लीज बताइएगा, मुझे चैट में बताइएगा आप लोगों को थीम क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए जी, आज का जो हमारा मेन टारगेट है दैट इज पार्टनरशिप। आज का जो हमारा मेन टारगेट है उसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट। और आपको जैसा पता है कि पार्टनरशिप में तीन चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 13 है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले मैं हूं 2022 में। कहाँ पे हूँ? ऑटम 2022 के अंदर मैं अवेलेबल हूँ। जी, आपको स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक? देखिएगा जरा। वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट सम मिनट्स। अभी आपको स्क्रीन ओपन हो जाती है। जी ठीक है, एक सेकंड ठहरिएगा। स्क्रीन मुझे शेयर ही नहीं करने दे रहा, एक सेकंड। जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई इट अगेन। अब देखें जरा, अब आपको स्क्रीन नजर आनी चाहिए। अभी भी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? हाँ जी, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? मुझे बताइएगा प्लीज। आ गई है ना? चलो, बेहतरीन हो गया। दैट्स ग्रेट। सर, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑटम 2022 के पेपर के ऊपर हम लोग हैं। और ऑटम 2022 के एग्जाम को डिस्कस करते हैं, मगर इसमें से सिर्फ हम लोगों ने कौन से एरियाज देखना है? हम लोगों ने सिर्फ देखना है पार्टनरशिप का एरिया। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 A एंड B। क्वेश्चन नंबर 7 A एंड B। ले, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, ऑन। जी, कहते जी, ऑन 30 जून 2021 नुमान, सालिम, अहमद एंड सना, चार लोग हैं। इन्होंने पार्टनरशिप शुरू की और ये उस पार्टनरशिप के बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे और डेनिम को एक्सपोर्ट कर रहे थे, और उनका ब्रांड नेम था द मास्क ट्रेडर्स। ठीक है जी, चार पार्टनर्स हैं और ये मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का और एक्सपोर्ट का।
At the time of commencement of partnership, Noman disclosed to other partners his interest in family business of exports of velvet fabrics. एक और फैब्रिक आ गया, वेलवेट फैब्रिक, और ये जिस फैब्रिक के अंदर डील कर रहे हैं दैट इज डेनिम फैब्रिक। तो यहाँ पे काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने ये गौर करना है कि ये दो डिफरेंट फैब्रिक्स के नाम है। ठीक है जी, एक है आपके पास डेनिम फैब्रिक और एक है आपके पास वेलवेट फैब्रिक। तो जनाब उसने पहले बता दिया था कि मैं वेलवेट फैब्रिक में डील करता हूँ, मेरी फैमिली इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ड्यू टू हिज कनेक्शन विद फॉरेन बायर्स, नुमान ब्रॉट इन मैनी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। नुमान जो कि ऑलरेडी फॉरेन बायर्स में बहुत इन था, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेके आया है डीटी के लिए। तो ये तो नुमान की सारी कहानी उन्होंने बता दी। फिर आगे सालिम की बात हुई, तो सालिम हैंडल्ड ऑपरेशंस एंड इंश्योर्ड टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स टू कस्टमर। आगे कहानी बता दी किसकी, सालिम की। तो नुमान के बारे में बता दिया है, सालिम के बारे में बता दिया है, अहमद रह गया और सना रह गई है। चले अब कहानी शुरू हो रही है नीचे। अब पार्ट ए के अंदर उसने चार डिफरेंट सवाल आपसे पूछे, याद रखिएगा ये हर पार्ट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, हर पार्ट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो आपने हर एक को उसके अपने मेरिट पे सॉल्व करना है। ठीक है, कोई आपस में इंटर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये इंटर रिलेटेड नहीं है। कहता जी प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज डिटरमिन्ड आफ्टर एक्रूइंग सालिम सैलरी ऑफ ₹1 लाख पर मंथ for running the operations. Numan found this unjustified and demanded an equivalent salary for his efforts to establish DT's business. डिस्कस करें नुमान का पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या एक पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा सैलरी दी जा भी सकती है या नहीं दी जा सकती। तो पहला मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं अलोंग विथ प्रॉफिट, यस और नो, बताएं जरा। सर हम बिल्कुल दे सकते हैं, हम बिल्कुल उसको सैलरी दे सकते हैं। तो नुमान का क्या ये कहना बनता है कि उसको सैलरी क्यों दी जा रही है, क्या वो उसके ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है कि भाई उसको सैलरी क्यों दी जा रही है, ये जस्टिफाई नहीं है। क्योंकि जो सालिम है वो एक वर्किंग पार्टनर है, एक ऐसा पार्टनर है जो कि डेली बेस पे होने वाले ऑपरेशंस को देख रहा है। और डेफिनेटली जब इसको सैलरी मिल रही है तो बैक एंड के ऊपर नुमान ने ही एग्री भी किया होगा। क्योंकि याद करें हम लोगों ने कहा था कि जब जब हमने किसी पार्टनर को सैलरी देनी होती है तो इसके लिए बाकी तमाम पार्टनर से क्या ली जाती है, बताओ। हम बाकी तमाम पार्टनर से फिर क्या ले रहे होते हैं, अप्रूवल ले रहे होते हैं, उनकी बाकायदा कॉन्सेंट ले रहे होते हैं। तो विदाउट कॉन्सेंट, विदाउट कंफर्मेशन तो हम देते ही नहीं है रेमुनरेशन। विदाउट कॉन्सेंट तो हम रेमुनरेशन देते ही नहीं है जब तक सारे पार्टनर्स एग्री ना कर दें। तो अब बाद में ये कहना कि भाई उसको सैलरी मिल रही है ये गलत बात है, ये ऐसे है वो वैसे है, तो ये तो उसकी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये कहना कि उसको सैलरी क्यों मिल रही है दैट इज अनजस्टिफाइड, दैट इज अनजस्टिफाइड। कि जो उस पे इल्जाम लगा रहा है वो क्या है, इल्जाम बेसिकली क्या है, अनजस्टिफाइड। अच्छा अब ये जो बात कर रहा है कि मुझे भी बराबर की सैलरी चाहिए, मुझे भी इक्वल सैलरी चाहिए। तो अब अगर इसको सैलरी चाहिए तो जैसे बाकी पार्टनर्स ने एग्री किया था सालन के टाइम पे, तो नुमान के टाइम पे मुझे बताइए क्या मुझे किसी एक पार्टनर से पूछने की जरूरत है या तीनों से पूछने की जरूरत है। अगर मुझे नुमान को सैलरी देनी है तो क्या मुझे बाकी तमाम पार्टनर्स की एग्री, उनसे एग्रीमेंट लेना जरूरी है कि नहीं है, उनसे कॉन्सेंट लेना जरूरी है कि नहीं है। उनसे कॉन्सेंट लेना बिल्कुल जरूरी है, उनसे कॉन्सेंट लेना बिल्कुल जरूरी है। तो सर सालिम को सैलरी मिल सकती है, इसी तरह नुमान को भी सैलरी मिल सकती है। तो ये कहना है कि भाई दूसरा बंदा से पैसे ले रहा है तो ये तो गलत बात है। ठीक है, आप बाकियों को बुलाएं, उनसे अप्रूवल ले लें और आपको सैलरी मिल जाएगी, रो क्यों रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपने ये बताना है कि हर पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो आप लोगों ने क्या बताना है यहाँ पे, आप ये बताएंगे कि भाई एवरी पार्टनर
एवरी पार्टनर इन्वॉल्व, जो कि शामिल है इन कंडक्टिंग बिजनेस, इन कंडक्टिंग बिजनेस, वो इंटाइटल्ड है, वो इंटाइटल्ड है, बिल्कुल है, कि उसको उसको सैलरी भी मिले, इंटाइटल्ड टू सैलरी। बट शर्त ये है कि आपको कॉन्सेंट चाहिए ऑफ ऑल पार्टनर्स, आपको कॉन्सेंट चाहिए किसकी? फॉर ऑल द पार्टनर। सिंपल सा ये पॉइंट है। तो दूसरे पे इल्जाम लगाने से बेहतर है कि अगर तुम्हें सैलरी चाहिए तो तुम बाकियों से कहो कि जरा मुझे भी सपोर्ट करें, मेरे भी हाँ में हाँ मिलाएं। तुम बाकियों से कॉन्सेंट ले आओ, सैलरी ले लो, हमें कोई मसला नहीं है, हमें कोई मसला है या नहीं है? नहीं। अच्छा जी, पॉइंट 2, पॉइंट 2 के लिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप मिक्स ना कर दें। 20% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वर कंबाइंड ऑर्डर्स फॉर डेनिम एंड वेलवेट फैब्रिक। मुझे ये बताइएगा, क्या ये दोनों डिस्टिंग्विश्ड गुड्स हैं या नहीं है? क्या डेनिम एंड वेलवेट, क्या ये दोनों के दोनों सेपरेट गुड्स हैं? क्या इनको अलग तरीके से पहचाना जा सकता है? क्या इनको अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है? ऐसे ही है ना? ठीक है, यानी कि ये सेपरेबल है। कहता जी 20% जो ऑर्डर्स आए हैं ना माल को एक्सपोर्ट करने के, वो कंबाइन ऑर्डर्स थे, और इसको जॉइंटली पूरा किया है डीटी ने और नुमान के फैमिली बिजनेस ने। सालिब ने ये आर्ग्यू किया है कि भाई 50% ऑफ द वेलवेट जो प्रॉफिट है वो हमें आना चाहिए, यानी कि जो उसकी फैमिली ने वेलवेट को बेच के प्रॉफिट कमाया है उसका 50% हमें आना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों एंटिटीज में से पुरानी एंटिटी कौन सी है? फैमिली बिजनेस पुराना है या डीटी पुराना है? भाई ऑब्वियसली वो फैमिली बिजनेस पुराना है। तो कौन किसकी गुडविल यूज कर रहा है ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लेके आने में कौन किसकी गुडविल को यूज कर रहा है? डीटी इज बेसिकली अ न्यू एंटिटी, और डीटी जो है वो गुडविल यूज कर रही है उसके फैमिली बिजनेस की। तो जो डीटी है, जो डीटी है, जो डीटी है, वो बेसिकली रेप्यूटेशन यूज कर रही है किसकी? फैमिली बिजनेस की। और फैमिली बिजनेस जो है, नुमान का जो फैमिली बिजनेस है, वो काफी टाइम से इस बिजनेस में लगा हुआ है, उनकी रेपुटेशन अच्छी खासी ज्यादा है। तो सर प्रॉफिट हम उस वक्त शेयर करते हैं, प्रॉफिट जब हम उस वक्त शेयर करते हैं जब जो नुमान है वो कंपीटिंग बिजनेस करता। तो यार ये मुझे बताओ, क्या ये वेलवेट बेचना और डेनिम बेचना आपस में कोई कंपीटिंग नेचर ऑफ बिजनेस है? इज इट कंपीटिंग नेचर ऑफ बिजनेस? हाँ जी। क्या ये बिजनेस आपस में compete कर रहा है? नहीं, ये बिजनेस आपस में compete नहीं करता। तो प्रॉफिट मांगना भी अच्छी बात नहीं है, प्रॉफिट मांगना अच्छी बात नहीं है। और हम प्रॉफिट उस वक्त मांगते हैं, दूसरी शर्त क्या है, प्रॉफिट उस वक्त मांगते हैं जब इसने छुपाया होता। तो क्या इसने शुरू में ही डिस्क्लोज कर दिया था कि मेरी फैमिली इस बिजनेस में काफी टाइम से मौजूद है और उसी फैमिली की बदौलत इनको भी प्रॉफिट आ रहा है? तो पहली बात तो ये कि कंपीटिंग नेचर ऑफ बिजनेस नहीं है। सेकंड पॉइंट जो आपने यहाँ पे लिखना है वो ये कि इट वाज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड, इट वाज ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड। हम उसको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई
हमारी फैमिली का ये वाला बिजनेस है और ये इसमें वो कर रहे हैं काफी टाइम से, और हम आपको भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब उससे प्रॉफिट मांगना अच्छी बात नहीं। चले अगला सवाल देखते हैं, इसी का पार्ट, अगला पार्ट 3। कहता जी, अहमद इन्फॉर्म दैट ही हैड पेड 9 लाख फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट टू अ सप्लायर ऑन 31 जनवरी। डेट नोट कर लें, 31 जनवरी। 31 जनवरी 2022 को एक पेमेंट हो रही है। कितने से पेमेंट हो रही है? 9 लाख से। क्योंकि कैश अवेलेबल नहीं था डीटी के बैंक अकाउंट में, और 31 मई को पैसे वापस कर दिए गए। 31 मई को पैसे वापस कर दिए। मुझे बताइए कितने टाइम पैसे एंटिटी ने अपने पास रखे हैं? जनवरी के एंड पे दिए थे तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने बनते। 4 महीने बनते। ठीक है जी, 4 महीने, तो 4 मंथ्स। कहते जी, द अमाउंट वॉज पेड बैक टू अहमद। ही डिमांडेड ₹27,000 प्रॉफिट। उसने कहा कि ठीक है यार, मैंने आपको पैसे, मजबूरी आप पे थी, वक्त आ गया था तो मैंने आपको पैसे दे दिए थे, अब मुझे इसके बदले क्या दो? ₹27,000 प्रॉफिट दो, 4 महीनों का। कि अगर वो बाहर मेंटेन करता तो उसको इतना पैसा मिल जाता, अगर वो आपको पैसा ना देता और कहीं बाहर लगाता तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 27,000। अब मुझे बताइए अगर कुछ भी डिसाइड ना हुआ हो, अगर कुछ भी डिसाइड ना हुआ हो और एक पार्टनर फर्म को एडवांस दे दे, तो उसको कितने परसेंट पे रिटर्न मिलता है? कितने परसेंट पे रिटर्न मिलता है? 6%। सर ये 6% महीने का होता है कि साल का होता है? ये महीने का होता है कि साल का होता है? सर जी, ये 6% पूरे साल का होता है। तो अगर ये 6% पूरे साल का है, तो 6% मल्टीप्लाई बाय 9 लाख इंटू 4/12, मुझे बताइए आंसर क्या आता है? क्या आंसर आ रहा है? इसको वर्किंग करके मुझे बताइए, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? हाँ जी, क्या आंसर मिल रहा है? 18,000 का आंसर आ रहा है आपके पास? क्या आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 18,000 का आ रहा है ना? बिल्कुल, तो 18,000, 18,000 आपका इंटरेस्ट बनता है, और आप डिमांड क्या कर रहे हैं? 27,000। अब मुझे बताइए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिल सकता है? एंटाइटलमेंट कितने की है? एंटाइटलमेंट कितने की है? कितना मिलना है? एंटाइटल्ड टू 18,000। एंटाइटलमेंट कितने की है? सिर्फ और सिर्फ 18,000 की। एंटाइटलमेंट कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 18,000। तो 27,000 तो बनता ही नहीं है। 27,000 तो बनता ही किसी भी एंगल से नहीं। अच्छा जी, ड्यूरिंग द मीटिंग नुमान स्टेटेड दैट सिंस ही हैड ब्रॉट मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स फॉर डीटी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैन नॉट यूज द ब्रांड डमास ट्रेडर्स। कहता जी, चूंकि मैं सबसे ज्यादा ऑर्डर लेकर आया हूं तो ये ब्रांड का नाम भी मेरा है, और अगर वो पार्टनरशिप छोड़ता है तो ये नाम अपने साथ लेके जाएगा। भाई ये जो ब्रांड नेम होता है, ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है कि इंडिविजुअल पार्टनर की प्रॉपर्टी है? ब्रांड नेम किस चीज की, किसकी प्रॉपर्टी है? इज इट प्रॉपर्टी ऑफ फर्म और प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर किसकी है? सर ये प्रॉपर्टी है फर्म की।
ये प्रॉपर्टी है फर्म की, तो अगर ये ओवरऑल फर्म की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि कोई इंडिविजुअल पार्टनर के इसके ऊपर कोई राइट क्रिएट नहीं हुआ। इंडिविजुअल पार्टनर का कोई भी राइट इसके ऊपर क्रिएट नहीं हुआ। तो ये जो मांग रहा है कि मुझे आपने ये ब्रांड नेम देना है, क्या ये ब्रांड नेम उसको मिलेगा? ये उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक शर्त है जिसको वो मिल सकता है, एक शर्त पे दिया जा सकता है। वो शर्त ये है कि आपने पहले से, जब ये पार्टनरशिप शुरू हो रही हो, तो आपने ये एग्री कर लिया हो कि यार ये गुडविल या ये ब्रांड नेम मैंने इस पार्टनर को देना है जब ये छोड़ के जाएगा। तो अनलेस एग्रीड, अनलेस एग्रीड इन एडवांस, अनलेस कि आपने एडवांस में ये एग्री कर लिया हो तब तो मिलेगा, अदरवाइज ये मिलने वाला नहीं है। अगर ये एडवांस में एग्री कर लिया है सिर्फ तो ही मिलेगा, अदरवाइज ये मिलने वाला नहीं। सर ओके है? मुझे बताइए यहां तक सारी बात समझ आती है? यहां तक कोई मसला, परेशानी, डाउट, कंफ्यूजन? ऑल ओके? अच्छा जी, अब आए जरा नीचे पार्ट बी। पार्ट बी पढ़े शाबाश खुद से पहले। पार्ट बी खुद से पढ़े, मुझे बताइए कि पार्ट बी में टॉपिक कौन सा टेस्ट हो रहा है। मुझे सबसे पहले आपने टॉपिक बताना कि पार्ट बी में क्या चीज वो टेस्ट कर रहा है। सवाल पढ़ें, पूरा पढ़ें और मुझे टॉपिक बताएं शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक आपने बताया। जो टॉपिक वो टेस्ट कर रहा है दैट इज मेजॉरिटी वाला पोर्शन, कि अगर माइनर को आपने ऐड किया हुआ है टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप तो उसके मेजर होने पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसको हम लोग जरा सीख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं, इसी बहाने ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। तो टॉपिक है माइनर एज अ बेनिफिशियरी, माइनर एज अ बेनिफिशियरी। अच्छा, यहाँ पे माइनर का नाम क्या दिया हुआ है? यहाँ पे माइनर कौन है? यहाँ पे माइनर का नाम है सारा। तो अब आपने क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए माइनर की जगह पे वर्ड कौन सा यूज करना है? आपने कौन सा वर्ड यूज करना है? आपने सारा का वर्ड यूज करना है। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जब भी आप वर्ड को यूज कर रहे होंगे तो आपने सारा का वर्ड यूज करना है। ठीक है। अच्छा, रूल ये था कि अगर आपने मिनोरिटी में एक फर्म को ज्वाइन कर लिया है तो आपने एक फैसला लेना होता है 6 महीनों के अंदर अंदर। यानी कि सारा हैज टू डिसाइड कि अब उसने पार्टनर बनना है या नहीं बनना विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अचेनिंग मेजोरिटी। तो रूल ये है कि आपको 6 मंथ्स में इन्फॉर्म करना है। भाई 6 मंथ्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी। मुझे बताइए इस सवाल में वो डेट कौन सी है? शाबाश, मुझे बताइए जरा इस सवाल में वो डेट कौन सी है? जो ढूंढ के निकाल के बताना। 6 महीने बाद कौन सी डेट आ रही है? शाबाश शाबाश, बताएं बताएं, 6 माह बाद कौन सी डेट है?
6 माह के बाद कौन सी डेट है? एक जवाब आया 8 सितंबर। कोई खुदा का खौफ खाओ, कोई खुदा का खौफ खाओ। एक जवाब आया 14 फरवरी। आप भी खुदा का खौफ खाएं थोड़ा सा। 8 सितंबर को तो वो, 8 को तो वो अपनी 18वीं सालगिरह मना रही है, यानी कि 8 को तो वो मेजर हुई है। तो मेजर तो 8 को हो गई है, अब उसको डिसाइड करना है 6 माह के अंदर अंदर। तो मुझे बताइए ये 6 माह कहाँ से काउंट करना शुरू करूं? ये 6 माह कहाँ से काउंट करना शुरू करूं? सर मैं ये 6 माह काउंट करना शुरू करूंगा इसी 8 सितंबर से। तो आफ्टर 6 मंथ्स जो डेट मेरे पास आ रही होगी वो होगी 7 मार्च 2023। जो डेट मेरे पास आ रही होगी दैट वुड बी 7 मार्च 2023। तो इसने इस डेट तक डिसाइड करना है कि उसको पार्टनर बनना है या पार्टनर नहीं बनना। अच्छा, अगर अगर लेट्स से अगर सारा ये डिसाइड करती है कि उसको पार्टनर नहीं बनना, सारा डिसाइड्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर, सारा ये डिसाइड करती है कि उसको पार्टनर नहीं बनना, नॉट टू बिकम। तो मुझे बताइए अगर नहीं बनना तो इसके लिए पब्लिक नोटिस देना जरूरी है कि नहीं है? अगर नहीं बनना तो जनाब इसके लिए पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। जरूरी है सर, पब्लिक नोटिस सबसे पहली चीज तो इसने पब्लिक नोटिस देना है कि भाई मुझे माफ करो, मैं अब इनकी पार्टनर नहीं हूं। ठीक है। तो अगर ये डिसाइड कर ले कि मुझे पार्टनर नहीं बनना तो सबसे पहले वो देगी पब्लिक नोटिस कि मैं पार्टनर नहीं। अच्छा, जब पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद के कोई राइट्स कोई लाइबिलिटीज इसके ऊपर लगेंगे? नहीं, बाद में किसी लगेंगे, मगर जिस दिन नोटिस दे रही है उस दिन तक तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज इसके है ना। जब तक के नोटिस दे रही है तब तक के तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज इसके ऊपर लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। अच्छा, अब आफ्टर द नोटिस क्या इसका शेयर रिस्पॉन्सिबल है? आफ्टर द नोटिस क्या इसका शेयर रिस्पॉन्सिबल है फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म? नहीं। अच्छा, अगर ये डिसाइड कर ले कि मुझे पार्टनर बनना है, अगर ये डिसाइड कर ले कि मुझे पार्टनर बनना है, तो क्या इसके लिए भी पब्लिक नोटिस चाहिए? यस, इसके लिए भी पब्लिक नोटिस चाहिए। तो पब्लिक नोटिस चाहिए दोनों केसेस में, अगर आपने पार्टनर बनना है तो भी और अगर नहीं बनना है तो भी। ठीक है। तो अगर ये डिसाइड करती है कि इसने पार्टनर बनना है तो डेफिनेटली अब तमाम राइट्स एंड लाइबिलिटीज माइनॉरिटी की बात किस पे आ जाएंगी? इस पार्टनर पे। ठीक है। जब तक ये माइनर था तो इसके बिहाफ पे खर्चा कौन कर रहा था? बाकी पार्टनर्स। अब जैसे ही इसने डिसाइड कर लिया कि मैंने पार्टनर बनना है तो बाकी पार्टनर्स वो जो खर्चा है इसके लिए पुराने जमाने में पे करते रहे हैं, अब क्या वो इससे वो खर्चा रीइंबर्स कर सकते हैं? जो वो पुराने जमाने में इसके बिहाफ पे करते रहे हैं, क्या अब वो खर्चा इसके लिए इस बिहाफ पे रीइंबर्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? सर ऑब्वियसली रीइंबर्स किया जा सकता, ऑब्वियसली ये रीइंबर्स किया जा सकता है। अच्छा, अगर तो आपने पार्टनर बनना था, मुझे बताइए आपका बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट प्रॉफिट में होता है? अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपने पार्टनर बनना है तो बाय डिफॉल्ट कितने परसेंट जो है वो आपका हिस्सा है उसमें शामिल होता है? बाय डिफॉल्ट वही हिस्सा जो कि एज अ माइनर आपको दिया था, वही शेयर ऑफ प्रॉपर्टी जो कि एज अ माइनर आपको दी गई थी। अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आपने पार्टनर बनना है तो बाय डिफॉल्ट उतना तो आपको मिल जाता है, और बाद में ये ग्रो करता रहता है एक्सपोनेंशियली। इतना तो आपको बाय डिफॉल्ट मिल ही जाता है मगर बाद में ये ग्रो करता रहता है एक्सपोनेंशियली। सर क्या आपको ये क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन समझ आए? ऑटम बाइस हमें यहां तक समझ आती है।
हाँ जी, ऑटम बाइस जनाब, यहाँ तक ओके हो गया। ठीक है, एक एमसीक्यू करते हैं ऑटम बाइस का ही। लेट मी गिव यू एन एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 6। चले, एमसीक्यू नंबर 6 से पहले आप लोग ट्राई करें। पहले आप लोग कोशिश करें। जब थक जाए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इसके ऊपर काम करूंगा। बट पहले आप लोग ट्राई करें, शाबाश। हाँ जी, आपके नजदीक क्या ऑप्शन बन रहा है? एक मेरे पास वोट आ गया है डी का। तो एक ने डी को वोट दे दिया है, बाकी हजरात क्या कहते हैं? बाकी भी डी कह रहे हैं, और कोई डी से हट के कोई बात कर सकता है? ठीक है जी, एक ने बी कह दिया। एक और वोट पड़ गया है बी को, तो अभी तक बी और डी को वोट पड़ रहे हैं, ए सी खामोश है। क्या सारे ए और सी को खामोश रखते हैं? अच्छा, बी वाला कोई और है? एक भाई ने या एक बहन ने बी का नाम ले लिया, पता नहीं ये भाई है बहन, मगर बाकियों ने सब ने डी बताया। सर आए सवाल पढ़ते हैं। कहता है, सलमान एंड फरहान परचेस्ड टू लोकल कॉफी शॉप्स एंड रेनोवेटेड देम टू रिफ्लेक्ट मॉडर्न कैफे स्टाइल अंडर द नेम कॉफी हॉलिक्स। Interior design of the both shops was done by Salman, whereas renovation kharche were paid by Farhan. Operational rights of both the shops were given to Zakir, तीसरी party, on the terms that Zakir shall only pay a fixed amount of rupees 25 on each coffee cup sold. Salman and Farhan agreed to divide the amount among each other. भाई मेरी बात सुनो, ये दोनों क्या खुद से बिजनेस चला रहे हैं या अपने बिजनेस को आगे किराए पे दे रहे हैं? ये दोनों बिजनेस क्या खुद से काम कर रहे हैं या आगे किराए पे जाकिर के हवाले कर रहे हैं कि भाई जो तुमने करना तुम करो? आगे रेंट आउट कर रहे हैं, और उससे क्या ले रहे हैं? उससे फिक्स्ड अमाउंट ले रहे हैं। एक फिक्स रकम ले रहे हैं। तो जब भी फिक्स रकम की बारी आती है, देखिए पार्टनरशिप में नॉर्मली या बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है? बिजनेस में नॉर्मली वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं कि आज सेल इतनी होगी, कल इतनी होगी। जब आप उसको फिक्स कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब है कि फिर आप बिजनेस में नहीं है। आप बिजनेस में नहीं है। तो चूंकि ये दोनों किसी भी तरह की पार्टनरशिप नहीं चला रहे, तो इसका मतलब है कि यहाँ ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। पहले सी पढ़ लेते हैं। कहता जी, रेनोवेशन का खर्चा दोनों ने पे नहीं किया, ये तो जरूरी नहीं है कि हर एक्सपेंस सारे पार्टनर्स आपस में शेयर करें, तो ये तो गलत है। नो पार्टनर्स बिकॉज द अरेंजमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप, यस इट इज को ओनरशिप। इट इज बेसिकली को ओनरशिप। अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो ये को ओनरशिप के नाम से डिफाइन होगा, ये एमसीक्यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जनाब, विद दिस हमारा ऑटम 22 का जो पेपर है वो खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स स्प्रिंग 23। खरामा खरामा हम लोग स्प्रिंग 23 की तरफ जा रहे हैं।
ले जी, हम लोग पहुंच गए स्प्रिंग 23 पर। हम लोगों ने जाना है क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 में जाकर देखते हैं कि क्या सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ जी। सर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये कहता है जी, बेटे वाला सवाल है। आइडेंटिफाई द एसेट्स विच आर इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को डिफाइन करना था। और होल्डिंग आउट के बारे में आपने बस एक्सप्लेन करना है। अच्छा याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 13 से ये होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया है। इंस्टेड अब बस ये चैप्टर नंबर 11 में एक हल्की सी डेफिनेशन रह गया। जी, ये बात समझ आई आपको होल्डिंग आउट की, कि ये मेन टॉपिक सिस्टम से एक्सक्लूड हो चुका है। ठीक है जी, मेन टॉपिक ऑफ सिस्टम का पार्ट नहीं है। बट चैप्टर नंबर 11 में जहां पे आप टाइप्स ऑफ पार्टनर को डिस्कस करते हैं, वहां पे होल्डिंग आउट का एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है। तो वो उतना ही है, उससे ज्यादा उसमें नहीं। ये सिर्फ उतना ही है, उससे ज्यादा इसमें नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए जरा। इसी अटेम्प्ट में रहते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले जी। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट, क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट मल्टीपल एक्ट्स, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कवर हो जाता है, जिसमें पार्टनरशिप भी है, जिसमें निगोशिएबल भी है, और जिसमें फिर से निगोशिएबल है। तो इसका सिर्फ हमने पार्ट बी देखना है। अभी हमने सिर्फ इसका क्या देखना है, पार्ट बी देखना है। तो आपने इतनी लाइन पढ़नी है और उसके बाद ये पढ़ना है, इसको इग्नोर करना है, और नीचे वाली दो बातों को फिलहाल क्या करना है, इग्नोर करना है। जरा पढ़े सवाल को, मुझे बताइए आपके नजदीक इसका जवाब क्या बनना चाहिए। हाँ जी, सवाल को पढ़ते हैं। कहते हैं जी, डव्स एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म engaged in the selling of engaged in the selling of various species of pet birds। ठीक है। द फर्म इज ऑपरेटेड बाय टू पार्टनर्स, फैजान और उसामा। दो लोग वहां पे मेन पार्टनर्स हैं। ठीक है। अच्छा, फेब में क्या हुआ, उसामा ने एक एग्जीबिशन अटेंड की जहां पे उसकी मुलाकात हुई सारा से। सारा एक वेल नोन एनिमल एंथुजियास्ट है, एनिमल के ऊपर काफी ज्यादा इसकी रिसर्च है, और सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर भी है। उसामा ने रिक्वेस्ट किया सारा को कि भाई तुम डीसी को ज्वाइन कर लो एज अ पार्टनर, और मंथली रेमुनरेशन भी तुम्हें दे देंगे, लाख रुपया। सारा ने एग्री किया और ज्वाइन कर लिया एज अ पार्टनर। अब बताइए सारा की कौन सी ड्यूटीज ऐसी हैं जो कि इम्प्लाइड हैं,
और सारा की कौन सी ड्यूटीज ऐसी हैं जो कि इम्प्लाइड नहीं है। हाँ जी। इन अदर वर्ड्स वो 8 नंबर के लिए वो दो लिस्टें चेक करना चाह रहा है। आपको याद है ना, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 में दो लिस्ट पढ़ी थी कि कौन सी आपकी ड्यूटीज बाय डिफॉल्ट होती हैं, एम्प्लॉयड होती हैं, और कौन सी ड्यूटीज एम्प्लॉयड नहीं है। याद आया? जैसे आपको अगर याद हो, रिस्ट्रिक्शंस में था कि आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते, केस को विड्रॉ नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, डीसी के बिहाफ में किसी और जगह में पार्टनरशिप कायम नहीं कर सकते। और बाय डिफॉल्ट कौन सा है कि आप जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो करेंगे, इमरजेंसी में अगर आ जाएं तो फर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्म के बेस्ट इंटरेस्ट में, बेस्ट मुफाद में कायम करेंगे। तो वो दो लिस्टें आपने यहाँ पे आपसे मांगी गई थी 8 नंबर के लिए, और आपने उसको प्रोड्यूस करना था। तो दैट वाज प्रिटी मच इजी। दैट वाज दैट वाज प्रिटी मच इजी। लेट्स टॉक अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ दिस पेपर। एमसीक्यू नंबर 2 है मेरे पास। लेट्स हैव अ लुक। जी, एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। कहता है जी, स्टारलिंक क्लिनिक्स एंड एनिमल केयर क्लिनिक इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच जिया एंड सुहेल आर पार्टनर्स एस ही परचेज्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम रिजवान मेडिकल्स। दो पार्टनर हैं, जिया है और सुहेल है। ऑन मार्च 23 जिया कॉन्टेक्टेड आरएम, यानी कि पार्टनर ने उसी मेडिकल इक्विपमेंट जहां से वो खरीदता है वहां से कॉल की, और वहां से एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर ले ली 9 लाख रुपए की अपने डिसेबल्ड बेटे के लिए, और उसको प्रॉमिस किया कि वो पैसे 3 हफ्तों में दे देगा। आरएम ने व्हील चेयर डिलीवर कर दी। सुहेल को इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। सुहेल को इसके बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। मुझे बताइए, ये काम करते हैं एनिमल्स का, व्हील चेयर ले रहा है इंसानों के लिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये नॉर्मल कोर्स में काम हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या ये नॉर्मल कोर्स की ट्रांजैक्शन है या नहीं है? क्या मैं इसको नॉर्मल कोर्स की ट्रांजैक्शन कह सकता हूं? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। नो, नॉट अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है, क्या उसने पर्सनली परचेज किया है या फर्म के लिए, फर्म के बिहाफ पे परचेज किया है? क्योंकि फर्म के लिए तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। तो जब फर्म के लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, इसका मतलब है कि फर्म इसकी पेमेंट की लायबल भी नहीं है। तो इसकी पेमेंट का सिर्फ और सिर्फ लायबल कौन है? जिया। सिर्फ और सिर्फ लायबल कौन है? जिया। सिर्फ और सिर्फ लायबल कौन है? जिया। इसका मतलब है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स में, वो कह रहा है ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं खरीदी। गलत। यस, बिकॉज एस इज बाउंड बाय द एक्ट। नहीं, एस बाउंड नहीं है क्योंकि इसका नॉर्मल कोर्स नहीं है। व्हील चेयर उसकी कॉन्सेंट से पहले परचेज कर ली। अच्छा, उसकी कॉन्सेंट क्यों जरूरी होती है? अगर फर्म का काम हो। तो चूंकि ये काम फर्म का नहीं है, उसका पर्सनल है, तो इट इज ऑप्शन डी। इट इज ऑप्शन डी। तो ये 1.5 नंबर का एमसीक्यू समझ आ गया आप लोगों को कि वो पूछ क्या रहा था आपसे। 1.5 मार्क्स के लिए ये एमसीक्यू हमें क्लियर होता है। हाँ जी। 1.5 मार्क्स के लिए क्या ये एमसीक्यू आपको क्लियर होता है? बेहतरीन हो गया, बेस्ट हो गया, ये एमसीक्यू आपने 100% कर लिया। चलिए अगला देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 4। चलिए एमसीक्यू नंबर 4 पहले आप लोग ट्राई करें। फिर से 1.5 नंबर का एमसीक्यू है। करें, शाबाश।
हाँ जी। एमसीक्यू नंबर 4 कहता है जी, साइमा मुर्तजा एंड जाहिद पार्टनर्स हैं कहाँ पे? ईगल एंटरप्राइज में, जो कि एक ब्राइडल बुटीक है। इसके ऑपरेशंस को कौन चलाता है? मुर्तजा और जाहिद, ये दो भाई चलाते हैं। On Jacob March, one of EE's customer, Farah, paid an advance of rupees 5 lakh to Murtaza for 10 customized bridal dresses to be delivered on 6th March. However, फर्म ने डिलीवर नहीं किए हैं ड्रेस उस एग्रीड डेट पे। फर्म ने उस एग्रीड डेट पे डिलीवर नहीं किए। मुझे बताइए, जो उसने पैसे दिए हैं, क्या ये नॉर्मल कोर्स के काम को करवाने के लिए पैसे दिए हैं या कोई एक्स्ट्रा फेवर मांगी है? ये नॉर्मल कोर्स है, जो फर्म का मेन काम है उसी के लिए पैसे दिए। उसी के लिए पैसे दिए ना, किसी एक्स्ट्रा काम करते पैसे नहीं दिए। तो अगर फर्म आपको डिलीवरी नहीं कर पा रही और जो कस्टमर है वो लीगल नोटिस भेजना चाहता है, तो भाई याद करें, हम लोगों ने कहा था कि पार्टनर्स की जो आपस में लाइबिलिटी होती है, जो पार्टनर्स की आपस की जो लाइबिलिटी होती है, वो लाइबिलिटी होती है जॉइंट एंड सेवरल। वो होती है जॉइंट एंड सेवरल। तो क्या जरूरी है कि तीनों लोग इकट्ठे हों तब नोटिस दिया जाए? क्या जरूरी है कि मुर्तजा और जाहिद दोनों को दिया जाए? क्या जरूरी है कि सिर्फ जाहिद को दिया जाए, या मुर्तजा जाहिद किसी में से भी एक को दिया जा सकता है? हाँ जी, किसी भी एक को दिया जा सकता है। किसी भी एक को दिया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जी, किसी भी एक को दिया जा सकता है। ओके, फेयर इनफ। लेट्स टॉक अबाउट एमसीक्यू नंबर 11। ले जी, एमसीक्यू नंबर 11 ये ट्राई करें, शाबाश। एमसीक्यू 11, ये फारूक वाला। अगेन 1.5 मार्क्स। 1.5 मार्क्स। ट्राई, इसको ट्राई करें, मुझे बताइए, फिर हम अगली बात करते हैं।
जी, कहता जी, फारूक ब्रदर्स is a trading firm having 5 partners. FB is engaged in the business of imported electronic equipments. Under the mutual agreement of all the partners, two partners, Farouk and Zohaib, share the responsibility of managing the firm's business. ठीक है जी, 5 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, और इसमें से 2 की जिम्मेदारी है फर्म के ओवरऑल बिजनेस को क्या करना, मैनेज करना, और 3 जो हैं वो कुछ और काम करते होंगे। FB नॉर्मली इंपोर्ट्स वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशनर्स ओनली। जो इनका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वो वॉशिंग मशीन और एसी का है। ठीक है, जो नॉर्मल कोर्स है वो वॉशिंग मशीन और एसी का है। फरूक हैज बीन इवेलुएटिंग द ऑप्शन टू इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन कुकर्स। इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन कुकर्स, वो एक नई चीज इंपोर्ट करवाना चाह रहा है, क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है, गैस वगैरह आ नहीं रही है। फरूक ने ये प्लान शेयर किया है जुहेब के साथ, और यानी कि इसमें से एक ने दूसरे के साथ शेयर किया है। हु ऑब्जेक्टेड ऑन द बेसिस दैट गैस शॉर्टेजेस आर टेम्परेरी प्रॉब्लम। उसने कहा नहीं यार, ये तो बस गैस का मसला वक्ती है, गैस आ जाएगी तो फिर हमें नुकसान ही होना है, तो इसको मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मंगवाने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि 5 में से कितने लोग अगर एग्री कर जाएं, 5 में से कितने लोग अगर एग्री कर जाएं तो ये हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 केसेस दिए थे। पहला केस ये था कि अगर आप चलते हुए बिजनेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें मेजॉरिटी होती है, और अगर आप बिल्कुल ही अपने चलते हुए बिजनेस को बंद करके एक नया सेटअप लेके आना चाह रहे हैं, इतने बड़े लेवल के ऊपर चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 100% पार्टनर्स का साथ चाहिए। ये पॉइंट याद आया जी? क्या ये पॉइंट याद आता है कि अगर तो आप अगर तो आप एग्जिस्टिंग अगर तो आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में चेंज करने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जा रहे हैं, इस तरह की कोई भी चीज है, तो आपको मेजॉरिटी चाहिए, आपको मेजॉरिटी चाहिए। वर्सेस अगर आप टोटली चेंज करने जा रहे हैं, अगर आप टोटली चेंज करने के लिए जा रहे हैं, फिर आपको ऑल पार्टनर्स का साथ चाहिए। तो अभी अगर आप देखें तो ये इंपोर्ट कर रहे हैं वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं। दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। और दूसरी तरफ जो ये मांगना चाह रहा है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो इसका मतलब है कि 5 में से अगर 3 लोग राजी हो गए, 5 में से अगर 3 लोग राजी हो गए तो ये मंगवा सकता है। अच्छा, इन 3 में से भी या इन 5 में से भी एक राजी है, एक राजी नहीं है, तो बाकी 3 में से इसको सिर्फ कितने वोट्स चाहिए, 2। कितने वोट्स चाहिए, 2। तो ऑल द पार्टनर्स नहीं, ऑल द पार्टनर्स तो नहीं। फारूक कैन इंपोर्ट इफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स गिव consent। फारूक कैन इंपोर्ट इफ एनी अदर पार्टनर गिव्स consent। हाँ जी, अब मुझे बताइए बी या सी, अब मुझे बताइए बी या सी, बी या सी, तसल्ली से बताइए। ए पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम सिर्फ जुहेब पे थोड़ी डिपेंड कर रहे हैं, हम तो कुल मिला के 5 पार्टनर्स हैं। अच्छा,
अब जो एक गलती नॉर्मली आप लोग करते हैं वो ये है कि जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये अक्सर बच्चे यहाँ पे ब्लंडर करते हैं, वो स्टेटमेंट को गौर से नहीं पढ़ते। और यहाँ पे भी आप लोगों ने तकरीबन ऐसा ही किया। भाई देखें, जोहेब की कॉन्सेंट लेना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो किस में है, ऑपरेशंस में है। इफ एनी अदर पार्टनर गिव्स कॉन्सेंट, कोई एक दे दे तो दो बन जाएंगे, कोई एक दे दे तो दो बन जाएंगे, मेजॉरिटी तीन, सारे दे दें तो बहुत अच्छी बात है। और जो हेब की इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऑपरेशनल पार्टनर है, ये ऑपरेशनल पार्टनर है। तो अब मुझे बताइए इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। अब मुझे बताइए इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। इसमें से गलत स्टेटमेंट है बी। गलत स्टेटमेंट है बी, इफ एनी अदर पार्टनर गिव्स कॉन्सेंट। क्योंकि अगर कोई एक कॉन्सेंट दे दे तो दो बन जाएंगे ना। हमें क्या चाहिए, हमें मेजॉरिटी चाहिए। हमें मेजॉरिटी चाहिए, और अगर ऑल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमें मेजॉरिटी चाहिए, वी वांट मेजॉरिटी, वी वांट मेजॉरिटी, अदरवाइज, अदरवाइज ऑल कॉन्सेंट। तो अगर दो मिल जाए तो वो हमारा काम नहीं बनेगा। मेजॉरिटी में क्या है, तीन। ऑल में क्या है, सारे के सारे। और जोहेब की क्यों चाहिए, क्योंकि ये बंदा ऑपरेशनल टीम का पार्ट है। तो इफ एनी अदर पार्टनर गिव्स कॉन्सेंट, ये गलत हो जाएगा। इफ एनी अदर पार्टनर गिव्स कॉन्सेंट, ये गलत हो जाएगा। सो द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इज बी। गॉट द पॉइंट। डी गलत नहीं है, क्योंकि ऑल अगर हो जाए तो भी तो चेंज किया जा सकता है ना यार। ऑल अगर चेंज हो जाए तो भी तो चेंज किया जा सकता। ये सारे के सारे अगर एग्री कर जाएं तब भी चेंज कर लो, मेजॉरिटी करे तब भी चेंज कर लो। और इन दोनों केसेस में जुहेब इज अ मस्ट, क्योंकि वो ऑपरेशंस को डील कर रहा है। और इफ एनी अदर कोई और दे दे और जुहेब ना दे रहा हो तो फिर ये अलाउ नहीं होगा, फिर ये अलाउ नहीं होगा। जी, कॉन्सेप्ट याद आ गया, एमसीक्यू क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं ऑटम 2023 में। ऑटम 2023 का सफर करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए और बी देखते हैं। बल्कि एक काम करते हैं, एमसीक्यू से गुजरते हुए जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 और 10 पहले कर लेते हैं। हाँ जी, 9 के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। 9 के बारे में क्या ख्याल है। 9, एमसीक्यू नंबर 9 के बारे में क्या ख्याल है। फॉल्स विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी कि इसमें से वो एम्प्लॉयड का पार्ट है। एम्प्लॉयड का पार्ट है। भाई ट्रांसफर नहीं कर सकता, किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, इमूवेबल खरीद भी नहीं सकता, तो क्या बच गया, बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप। बोरोइंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप, तो ऑप्शन बी ठीक हो गया। अब बड़ा मजे का 2 नंबर का एक एमसीक्यू है, और मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग इसको सॉल्व करें। टेक योर टाइम, टेक 3 मिनट्स। मैं 3 मिनट का टाइमर लगाता हूँ, 3 मिनट लें और इस एमसीक्यू को सॉल्व करें। ठीक है, इसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद बात करते हैं इंशाल्लाह ताला।
टेक योर टाइम। 4:27 हुए हैं, तो मैं 4:30 पे आपसे पूछूंगा। करें इसको सॉल्व। हाँ जी, शुरू करते हैं। क्या इसका सोल्यूशन है, उसको देखते हैं। आपने जरा तसल्ली से मेरी बात सुननी है। इन द पार्टनरशिप फर्म मार्बल रिजॉर्ट्स विद सलमान एंड यासिर एस पार्टनर, एक इंसिडेंट अकर हो गया। याद रखिएगा, जब भी इंसिडेंट का वर्ड आता है ना, इट मींस एक इमरजेंसी सिचुएशन अकर हुई है।
द सिनेमैटिक प्रोजेक्टर, अच्छा कब हुआ है, ये कम अगस्त। द सिनेमैटिक प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग डॉक्यूमेंट्रीज डेवलप्ड अ फॉल्ट। सलमान ने प्रॉम्प्टली परचेज कर दिया एक रिप्लेसमेंट प्रोजेक्टर वर्थ ₹5 लाख यूजिंग हिज पर्सनल क्रेडिट कार्ड। ये वही पॉइंट आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि इसने एडवांस दे दिया है। कितने का एडवांस दे दिया है? 5 लाख का। कब दिया है? यकम अगस्त को। His action successfully resolved the emergency, ठीक है, resulting in MR earning a profit of 1.5 लाख from the event, ठीक है जी। Additionally, a 5-year contract was secured. Additionally, 5-year contract was secured with the client for hosting future corporate events. Okay, अगस्त में दिया हुआ है। On यकम सितंबर, Yasser attempted to reimburse Salman from the partnership's bank account. However, Salman not only sought reimbursement, उसने कहा कि भाई रुको, सिर्फ reimbursement नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 5 लाख नहीं चाहिए, बट ऑल्सो फॉर द क्रेडिट कार्ड चार्जेस ऑफ ₹12,500। कहता है मुझे साथ में 12,500 भी दो। और अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये क्या बनता है? 512,500। चले, इसको फिलहाल जरा यहां पे होल्ड करते हैं। लेट्स अज्यूम के इतनी अमाउंट बनती है। अब क्या इसमें कुछ मजीद ऐड करने वाला है? आइए देखते हैं। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, मल्टीप्लाई बाय अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर 1/12। मुझे बताइए इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर क्या आता है? 2500। इसका आंसर 2500 आता है। इसका आंसर 2500 आता है। तो इसका आंसर आ गया 2500। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं इसमें 2500 ऐड करूं तो मेरा एंड रिजल्ट क्या 515 बनता है? क्या मेरा एंड रिजल्ट 515 बनता है? जी बिल्कुल बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये फिगर भी हमें समझ आ गई, ये फिगर भी हमें समझ आ गई, मसला इस फिगर का आ रहा है, ये जो फिगर है 12,500 की, इसको क्या करें? तो अब जरा मेरी बात सुने, क्रेडिट कार्ड के केस में क्या होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो बैंक आपसे कोई ना कोई चार्जेस क्लेम करता है। यानी कि ये वो चार्जेस नहीं है जो कि ईयर एंड पे फिक्स है। अगर तो ये चार्जेस फिक्स होते, अगर ये फिक्स होते कि उसने इस्तेमाल किया ना किया उसको पढ़ने ही पढ़ने थे, तो ये क्लेमेबल नहीं है। अगर फिक्स होते तो ये क्लेमेबल नहीं है। मगर मगर ये फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स नहीं है इसका मतलब ये आपकी कौन सी कॉस्ट बन गई है? अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी हो तो ये आपकी कौन सी कॉस्ट बन गई है? ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बन गई है। ये आपकी कौन सी कॉस्ट बन गई है? ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बन गई है। बात समझ आई? ये आपकी रेलेवेंट कॉस्ट बन गई है। तो चूंकि अभी एक रेलेवेंट कॉस्ट है तो ये भी कंपनी को पे करनी पड़ेगी। ये भी कंपनी को या उस पार्टनरशिप फर्म को पे करनी पड़ेगी। अब बच्चों का ये एक एतराज होता है अक्सर कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे नजदीक तो ये भी ठीक हो सकता है, हमारे नजदीक तो ये भी ठीक हो सकता है। ये एतराज बनता है ना? क्योंकि सवाल ने बहुत ही दबे दबे अल्फाज में कहा है कि बस क्रेडिट कार्ड चार्जेस है। तो अगर इस तरह की कंफ्यूजन एग्जाम में आ जाए
तो आप जब इस एमसीक्यू का सॉल्यूशन लिख रहे हो ना, जब आप ऑप्शन दे रहे हो ए है, बी है, सी है या डी है, तो उन एमसीक्यूज में जहां पे कंफ्यूजन हो वहां पे आप अजम्पशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने बी लगाना है ना, अगर आपने बी लगाना है, तो आप ये साथ लिखेंगे कि मेरे नजदीक ये 12,500 के चार्जेस क्लेमेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स नेचर के हैं, देयर फॉर रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, देयर फॉर मेरे नजदीक ऑप्शन बी ठीक है। और कुछ बच्चे जिनको लगता है कि ये रेलेवेंट कॉस्ट है, वो ऑप्शन डी। बट अगर आप ये सी ठीक कर रहे हैं और ए ठीक कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट अगर आप कोई लॉजिक दे रहे हैं, तो वो लॉजिक आपकी फजूल है। ये मेरी बात समझ आई है? ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में विद लॉजिक विद सम अजम्पशन ये लिखा जा सकता है। बट अगर आप ए और सी लिख रहे हैं जिसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही, जो कि वैसे ही गलत है, उनमें अजम्पशन देना और बड़ी गलती है। तो आप अजम्पशन दें, जरूर दें, मगर किस में दें? जहां पे रेलेवेंट अजम्पशन बनती है, जहां पे रेलेवेंट अजम्पशन बनती है। जहां पे नहीं बन रही वहां पे देने की जरूरत नहीं है। जहां पे अजम्पशन नहीं बन रही वहां पे अजम्पशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। जी। इस एमसीक्यू से आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। इस तरह के एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं जहां पे कंफ्यूजन होती है, तो आप ऑप्शन लिखते हुए उसके साथ बता सकते हैं कि आपने क्या अजम्पशन ली है। वो भी उस वक्त जब दो एमसीक्यूज आपस में बहुत करीब करीब हो और सवाल तकरीबन खामोश हो। जी। डन विद दिस एमसीक्यू? आर वी डन विद दिस एमसीक्यू गाइस? अच्छा जी। अब नीचे आ जाएं तो थ्री चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। सर क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, फरमाता है, बल्कि कहता नहीं। ग्रेनाइट टाइल्स इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टाइल्स। Hakim was a partner at GT when he passed away in December. His minor son Wasim was admitted to the benefit. सर टॉपिक टॉपिक कौन सा है? माइनर एज अ बेनिफिशियरी। टॉपिक कौन सा है? माइनर एज अ बेनिफिशियरी। टॉपिक है माइनर एज अ बेनिफिशियरी। प्रोवाइड करें गाइडेंस टू वसीम कंसर्निंग हिज राइट एंड लिमिटेशन। सर ये अब जरा मुझे बताइएगा, ये टाइप वन है, टाइप टू है कि टाइप थ्री है? मुझे बस ये बता दें, ये टाइप वन है, टाइप टू है कि टाइप थ्री है? सर ये टाइप टू है। ये टाइप टू है क्योंकि इसमें पूछा रटा है, ऊपर उसने बस सिनेरियो रख दिया। ऊपर सिनेरियो रख के, ऊपर सिनेरियो दे के उसने पूछी क्रैमिंग है, सिनेरियो प्लस क्रैमिंग। तो यहां पे आपने सिर्फ राइट्स बताने हैं और लिमिटेशंस किताब से छापा लगा देनी है। तो राइट्स क्या होते हैं? उसको शेयर मिलेगा, उसको कुछ हद तक एक्सेस मिलेगी, वो अकाउंट्स वगैरह को देख सकता है, कॉपियां करा सकता है। लिमिटेशन क्या है? वो पार्टनर नहीं है, वो केस नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अलावा कोई और एक्सेस नहीं मिलेगी। याद आ गया? राइट्स एंड लिमिटेशंस। और नीचे 8 नंबर के लिए कहता है जी, यकम को वो भाई साहब एज ऑफ मेजोरिटी अचीव कर लेंगे और उसकी नीयत है कि उसने पार्टनर बनना है। उसकी नीयत है कि उसने पार्टनर बनना है। अब बताएं पार्टनर बनने के लिए उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसको कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना चाहिए, और जब वो पार्टनर बन जाएगा तो बताएं उसकी फिर क्या रिवाइज्ड राइट्स एंड लाइबिलिटीज आएंगी आफ्टर बिकमिंग अ पार्टनर। हाँ जी। ये भी टेक्निकली एक टाइप टू क्वेश्चन है, और ये तो वैसे टाइप टू था। तो दो सवाल है, दोनों टाइप टू है। सर सबसे पहला काम क्या करना होता है? पब्लिक नोटिस देना होता है। सबसे पहला काम क्या करना होता है? यू हैव टू गिव अ पब्लिक नोटिस। सबसे पहले आप क्या देते हैं? पब्लिक नोटिस।
कि भाई मैं पार्टनर बनने वाला हूं, और ये नोटिस कब देना होता है? मेजोरिटी के 6 महीने के अंदर अंदर। और अगर आप ये नोटिस नहीं देते तो फिर ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आप पार्टनर हैं। ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आप पार्टनर हैं अगर आप नोटिस नहीं देते। अच्छा, पार्टनर बन गया, अब इसकी ड्यूटीज वो सारी हो जाएंगी जो एक नॉर्मल पार्टनर की होती है, कि वो फर्म के लिए काम करेगा, फेथफुल रहेगा, ट्रू अकाउंट्स देगा। यानी कि जो इसकी ड्यूटीज है ना, वो चैप्टर नंबर 12 वाली आएंगी। वो जो मस्ट ड्यूटीज होती थी, याद है आप लोगों को? मैंने आपसे कहा था कि ये ड्यूटीज बाय डिफॉल्ट है और ये लाजमी करनी, ये मैंडेटरी ड्यूटीज है। अगर आपको याद हो तो कुछ ड्यूटीज होती थी मैंडेटरी। याद आया कौन सी होती थी मैंडेटरी ड्यूटीज? कि वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेगा, जस्ट फेथफुल रहेगा, कोई लॉस हो गया तो उसको इंडेमनिफाई करेगा, वो सारी बातें। और इसी के साथ उसके जो राइट्स हैं, वो सारे के सारे राइट्स अब आपको बताने पड़ेंगे, चैप्टर 12 वाले भी, चैप्टर 13 वाले भी। तो ये राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर उसने एक लंबा चौड़ा सा सवाल आपसे पूछा हुआ है, जो कि प्रिटी मच क्रैमिंग बेस्ड है। बस ऊपर उसने एक हल्का सा सिनेरियो खड़ा करके आपको ये अलाउ कर दिया कि अब आप माइनर की जगह पे उस बंदे का नाम लिख सकते हैं। तो ये लंबी चौड़ी सी लिस्ट आप लोगों ने बता देनी है, चैप्टर नंबर 12 वाली और 13 वाली। आई गेस दिस क्वेश्चन इज डन। इज इट डन गाइस? इज इट ओके? चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। लेट्स गो फॉर 6, क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी पहले कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, 3 नंबर का है। बताएं क्या कह रहा है, टॉपिक बता दें। पार्ट बी में वो क्या पूछना चाह रहा है? हम ऑटम 23 पे खड़े हुए हैं, पार्ट बी में वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे? अगर आपको याद हो तो किसी चैप्टर में एक लिस्ट होती थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं तो वो बंदा पार्टनर बाय डिफॉल्ट नहीं बन जाता, याद है? वो चैप्टर 11 था कि 12 था? वो चैप्टर 11 था कि 12 था? 11 था। तो एम्प्लॉय, एजेंट, प्रीवियस ओनर, ट्रांसफरी, माइनर, विडो, लेंडर, बैंक, अगर आप इनको सिर्फ प्रॉफिट दे रहे हैं साल के पीछे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स बन जाएंगे, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए बाकी के 4 एसेंशियल्स भी मीट होना जरूरी है। पार्टनर बनने के लिए बाकी के 4 अदर एसेंशियल्स भी मीट होना जरूरी हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि रिमेनिंग 4 एसेंशियल्स आर ऑल्सो मस्ट। ओके। सर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, 6A, ये अब आपके एम्बिड में नहीं है। ये अब आपके एम्बिड में नहीं है क्योंकि चैप्टर नंबर 13 से उसने एस्टॉपल को खत्म कर दिया। होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट एंड एस्टॉपल जो होता था, वो अब किताब में हमें देखने को नहीं मिलता। तो चूंकि किताब में नहीं है तो ये अब आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, वरना ये पहले होता था। आई के अपने रिसेंट चेंज में इस चैप्टर में से ये मेन कॉन्सेप्ट उड़ा दिया। हाँ, चैप्टर नंबर 11 में इसकी बस डेफिनेशन दे दी। तो ये हम सवाल चाहते हुए भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये कोर्स में ही नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और एंटर होते हैं स्प्रिंग 24 में। स्प्रिंग 24 में खुशामदीद। एमसीक्यू नंबर 2 देखते हैं। चलिए जी, एमसीक्यू नंबर 2 आ गया है। इस एमसीक्यू को जरा पहले आप लोग कोशिश करके सॉल्व करें, शाबाश। फिर मैं
जी, कहता है Akib and Haris are partners in QS. Mars placed an order to purchase 10,000 footballs from Akib and paid an advance of rupees 1 lakh to him. Akib neither informed Mars about his partnership in QS nor did he inform Haris about the order and spent the advance on personal expenses. हाँ जी, पर्सनल एक्सपेंसेस पे लगा दिया. When Mars did not receive the order on agreed date, he investigated Akif's background and found that he is a partner in QS. अब सवाल ये है कि क्या Mars hold QS liability for the delivery? Can Mars hold the firm? QS कौन थी बेसिकली? फर्म थी ना. क्या वो डिलीवरी के लिए कर सकती है उसको फोर्स? देखें, जो मार्स ने ऑर्डर प्लेस किया था आकिब के पास, क्या वो उसने फर्म कैपेसिटी में होल्ड किया था या उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड किया था? ये देखें. देखें, क्या उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में होल्ड किया है या उसने फर्म कैपेसिटी में होल्ड किया? भाई उसको तो बाद में पता चला कि इसकी फर्म है. उसको तो बाद में पता चला है, जब ऑर्डर नहीं दे रहा था, जब उसके पैसे खराब कर चुका था, उसको तो बाद में. तो आपको सवाल ने बताया है. ये देखो ना. Akib neither informed Maz about his partnership in QS nor did he informed Haris about Maz order. ना उसको पार्टनरशिप का बताया, ना अपने पार्टनर को ऑर्डर का बताया, और पैसे खा गया. तो उसके साथ इंडिविजुअल बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. उसके साथ इंडिविजुअल बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था. तो जब उसके साथ इंडिविजुअल बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भाई क्या दूसरा पार्टनर लायबल होगा? जब उसके साथ इंडिविजुअल बेस पे काम हो रहा है, तो क्या दूसरा पार्टनर लायबिलिटी रखता है? हाँ जी, रखता है कि नहीं रखता? नहीं रखता ना. नहीं रखता. दूसरा पार्टनर लायबिलिटी नहीं रखता, क्योंकि ये फर्म कैपेसिटी में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था. ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है. और अगर आपने उसको इंडिविजुअल पैसे दिए हैं, फर्म की कोई रसीद नहीं है, फर्म का कोई कागज इस्तेमाल नहीं हुआ, फर्म की कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हुई, तो उस केस में आप दूसरी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकते. दूसरी पार्टी से या दूसरे पार्टनर से रिकवर नहीं कर सकते. देखें, फ्यूचर में क्या होना है, दूसरे पार्टनर ने उससे रिकवर करके देना नहीं देना, वो एक बाद की बात है. अभी हमने रिमोट बात नहीं करनी, मौजूदा बात करनी है. वो ये बस पूछ रहे हैं कि क्या मार्स क्यूएस से क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो. वो क्यूएस से क्लेम नहीं कर सकता. रीजन, बिकॉज मार्स वाज अनअवेयर ऑफ आकिब्स पार्टनरशिप इन क्यूएस एट द टाइम ऑफ परचेज. ठीक है ना? ये जो वर्ड वो यूज कर रहा है, वर्ड पे गौर करें ना. वो वर्ड कर रहा है अपॉन परचेज. उस वक्त जब परचेज की जा रही थी, उस वक्त जब परचेज की जा रही थी, उस वक्त तो उसको मालूम ही नहीं था. जब परचेज किया जा रहा था उस वक्त तो मालूम ही नहीं था. तो उस वक्त की इंफॉर्मेशन के मुताबिक डिसाइड होगा. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बाद में रिकवरी होनी है. आई एम एब्सोल्युटली ओके विद द आंसर. बट अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन होता तो आप ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते. एमसीक्यू में आपने काफी ज्यादा स्पेसिफिक रहना होता है. आपने क्या रहना होता है? काफी ज्यादा, काफी ज्यादा क्या रहना होता है? स्पेसिफिक रहना होता है. अच्छा जी, अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पे. एमसीक्यू नंबर 11 पे चलें, इसको ट्राई करें. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ. ट्राई दिस एमसीक्यू. गिविंग यू 2 मिनट्स. प्लीज गो अहेड एंड डू दिस जल्दी से.
हाँ जी। कहता है, नादिर, रेहान एंड साकिब signed a partnership agreement on 5 March stipulating a profit sharing ratio of 50-25-25. Nadir has been the only partner involved in managing the firm's business. Subsequent to the agreement, the firm profit were distributed, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और दोनों ने इसके ऊपर कोई भी अपोज नहीं किया. However, due to an extraordinary increase in the current year's profit, Sakib highlighted that भाई पुराने वाले पे लेके आओ जो था. अब उस पे नादिर साहब डिसएग्री हैं. अब बताएं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अच्छा, आपको एक मजे की बात बताता हूँ. सेम इसी सिनेरियो के ऊपर ना एक चैप्टर नंबर 11 में क्वेश्चन भी है, पुराना. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया हुआ क्लास में. बिल्कुल सेम केस है. किसी को याद पड़ता है? किसी को याद पड़ता है वो सवाल? तकरीबन सेम सिनेरियो है कि पहले एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था, प्रॉफिट रेशो चेंज कर दी गई, बाद में किसी ने एतराज नहीं किया. तो अब बताएं क्या होगा. कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद आता है या नहीं आता? थोड़ा पुराना सवाल है वैसे वो. हम्म. तो देख ले, कभी कभी पुराने सवालों की कभी कभी पुराने सवालों की बेस के ऊपर एमसीक्यू जाके बना देता है. यस, ये एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, और जब एक दफा इसके मुताबिक शेयरिंग हो गई और किसी ने एतराज नहीं किया, तो अब जो चल रही है वो ये हो चुकी है. तो रेशियो कैन नॉट बी चेंज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स. ऑप्शन ए. इस पे कोई एतराज है तो मुझे बताइए. बी सी डी के ऊपर कोई एतराज है किसी का तो बता दें. बी सी डी के ऊपर किसी का कोई एतराज है तो मुझे प्लीज बता दें. रुक. कोई एतराज किसी का? चले, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2B देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2B. 2B में वो कहता है कि लिस्ट डाउन द रिस्ट्रिक्शंस जो कि उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी पे हैं. तो वो लिस्ट दी हुई है. लिस्ट आपने रिप्रोड्यूस कर देनी है, इसमें कोई मसला नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में पार्टनरशिप से रिलेटेड जो पार्ट है उसको करते हैं. ये दो पार्ट्स हैं, बी एंड सी. ठीक है. तो जरा आप लोग पहले ट्राई करें ना. आप लोग ये दोनों पार्ट्स बी एंड सी ट्राई करें, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. जल्दी से पहले सोचें इसका क्या आंसर बनता है, एंड देन वील डिस्कस इट.
हाँ जी, कहता है यकम जनवरी साल एंटेड इनटू अनदर पार्टनरशिप नेमली, जिसका नाम है ट्रायंगुलर टूर्स, जो कि टूर्स अरेंज करती है। हाउएवर साद did नॉट इन्फॉर्म मोना एंड जैन, जो दोनों मजीद पार्टनर्स हो गए, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ्स टीटी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन। बताइए क्या करना है इस प्रॉफिट का। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाके देखूं, तो पेंटागन डीलर्स एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें साद, मोना, जैन तीनों हैं। और पेंटागन डीलर्स परचेज एंड सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स में है। अब जो चीज आप लोगों को मैंने सिखानी है यहाँ पे, वो क्या है, वो मैं आपको सिखाता हूँ वर्ड पैड पे, नोट पैड पे। देखें, जो पीडी है ना, जो पीडी है, यानी कि जो उनकी अपनी फर्म है, पेंटागन वाली। क्या हो गया इसको। सिर्फ एक सेकंड वेट कीजिएगा। हाँ जी, जो पीडी है, पेंटागन, जो एक्चुअल है, वो डील करती है 3 पार्टनर्स के साथ। कौन सा बिजनेस है उनका? ऑटोमोबाइल्स का, गाड़ियों का बिजनेस है। अच्छा, इन 3 में से एक पार्टनर किसी और के साथ मिलके टूरिस्ट बन गया है, और वो टूरिज्म दे रहा है, और इसने प्रॉफिट कमाया है 10 मिलियन का। सवाल ये है कि जो बाकी 2 पार्टनर्स हैं, क्या इन 10 मिलियन में इनका प्रॉफिट बना है या नहीं बना? क्या साद लायबल है या नहीं? कि द साद बिल्कुल लायबल होगा, सुने जरा, साद बिल्कुल लायबल होगा कब? जब इन 2 बातों में से कोई एक बात हो जाए, जब इन 2 बातों में से कोई एक बात आ जाए। जब मोना ने और जैन ने, मोना ने और जैन ने इसको रिस्ट्रेन किया हो, इसको रोका हो, इसको रिस्ट्रेन्ड किया था कि तुमने किसी और बिजनेस में नहीं जाना, रिस्ट्रेन्ड नॉट टू कैरी एनी अदर बिजनेस। तो अगर रिस्ट्रेन किया हुआ है और फिर भी ये काम कर रहा है, या दूसरा केस, जो साद है वो पीडी, जो कि असल फर्म है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, या उसके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, उसके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को यूज कर रहा है, या वो पीडी का नाम लेके पैसे कमा रहा है। बात समझ आई? क्योंकि दोनों का सेम बिजनेस तो वैसे भी नहीं है, दोनों का सेम बिजनेस तो वैसे भी नहीं है, दोनों आपस में compete तो कर ही नहीं रहे हैं। ये बात समझ आती है ना, दोनों आपस में compete नहीं कर रहे हैं। एम आई क्लियर ऑन दिस? कि दोनों आपस में कंपटीशन में नहीं है। तो जब दोनों आपस में कंपटीशन में नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है दोस्तों, कि फिर इन्हीं 2 वजूहात पे आप उससे प्रॉफिट छीन सकते हैं। या तो आपने रोका हो, या दूसरा बंदा पीडी के जरिए पैसे कमा रहा है। तो अगर ये दोनों चीजें मौजूद नहीं है, तो फिर साद की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर ये दोनों चीजें मौजूद नहीं है, तो फिर उसकी कोई लायबिलिटी नहीं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वापस आते हैं, पार्ट सी। मोना owns a 500 स्क्वायर यार्ड प्लॉट इन अ कमर्शियल एरिया
उसका अपना जाती प्लॉट है, ऑन विच शी इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रैंड कार शोरूम इन हर ओन नेम। वो उसके ऊपर अपने नाम के ऊपर एक शोरूम खोलना चाह रही है, अपना इंडिविजुअल। टू कवर द कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस शी ऑब्टेन्ड अ पर्सनल लोन फ्रॉम सर्कल बैंक। वो जाके जाती लोन लेके आई सर्कल बैंक से। सिक्योरिटी के तौर पे उसने मोना का, जिसका अपना इंटरेस्ट है पीडी में, उसको रखवा दिया। उसका अपना इंटरेस्ट एज अ सिक्योरिटी, एज अ मॉर्गेज रखवा दिया। अब ये समझते हैं कि ये थीम क्या है। लेट्स एक्सप्लेन कि यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे बेसिकली एक मॉर्गेज हुआ, सीबीएल, जो कि बैंक है। अब सीबीएल के पास ये राइट आ गया है कि जो भी मोना का प्रॉफिट आएगा, वो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट किसको देगी? सीबीएल को देगी। किसको देगी? सीबीएल को देगी। अगर ये फर्म डिसॉल्व हो जाती है, अगर ये फर्म डिसॉल्व हो जाए, या मोना इस फर्म को छोड़ दे, तो फिर ये सीबीएल वाले क्या बख्श देंगे? नहीं। फिर ये पकड़ेंगे किसको? साद और जैन को, कि हमें मोना के एसेट्स में शेयर दो। हमें मोना के एसेट्स में क्या दो? शेयर दो। कब? जब फर्म डिसॉल्व हो जाए, या मोना भाग जाए, या फर्म डिसॉल्व हो जाए या मोना भाग जाए, तो फिर वो एसेट्स में हिस्सा मांगेंगे। बात समझ आई? और जब तक मोना जिंदा है, जब तक मोना बैठी हुई है, क्या सीबीएल वाले अपने आप को पार्टनर कह सकते हैं? क्या ये अपने आप को पार्टनर कह सकते हैं? नहीं, पार्टनर नहीं कह सकते। जब ये पार्टनर नहीं है, तो क्या ये अकाउंट्स को, बुक्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं? ये सिर्फ कौन है? ये सिर्फ, और ये सिर्फ कौन है? ट्रांसफरी। ये सिर्फ और सिर्फ अब क्या है? ये ट्रांसफर ही है कि एक पार्टनर ने अपना इंटरेस्ट कह दिया कि यार दूसरे, मतलब एक पार्टनर कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट इस बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर दो। मेरा जो भी इंटरेस्ट आएगा, अब वो ट्रस्ट किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। मेरा जो भी इंटरेस्ट आएगा वो किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। तो अब उसके नाम पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली। आप उसके नाम पे क्या कर रहे हैं? इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लियर? तो अब आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप अकाउंट्स नहीं मांग सकते, आप पार्टनर नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं है। गॉट? हाँ जी। पॉइंट ओके। अच्छा जी, वापस आते हैं। और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये तो बड़ा है। जी, जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा वो बैंक चुपचाप ले लेगा। बैंक चू नहीं करेगा। चू कब करेगा? जब मोना निकल जाए या फर्म डिसॉल्व हो जाए, तब बैंक जो है वो गुस्सा कर सकता है। बट जब तक वो बैठा हुआ है, बैठी हुई है मोना, तो बैंक ये नहीं कह सकता कि भाई ये मुझे प्रॉफिट आप लोग कम दे दें। तब तक बैंक की चू बंद है। ठीक है। हाँ जी, ओके हो गया।
कोई प्रॉब्लम? तो फिर ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाली भी तो इलेक्शन, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये उसका प्रॉफिट अब दूसरे को मिल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी। चलें, हम एक काम करते हैं, हम आज की क्लास को यहीं पे होल्ड कर देते हैं। इस क्वेश्चन पे लाके खड़ा कर दिया मैंने। ठीक है। तो अब स्प्रिंग 24 का ये सवाल रह गया, ऑटम 24 का कुछ पड़ा हुआ है, और स्प्रिंग 25 का भी कुछ पड़ा हुआ है, प्लस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारा कल का टारगेट है। ठीक है। तो यहाँ पे आज का समय समाप्त होता है। हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। टारगेट भी अच्छा खासा था। तो अब हम लोगों ने कल कहानी शुरू करनी है इसी सवाल से। ठीक है जी। तो यहाँ से कहानी को शुरू करेंगे, फिर जाएंगे ऑटम 24 में, फिर जाएंगे स्प्रिंग 25 में, पहले पार्टनरशिप को पूरा करेंगे और फिर सफर शुरू करेंगे निगोशिएबल का। क्लियर? तो यहां तक आई होप कि ये सेशन आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है, आप मुझे टाइम बता दें कि आपके साइड पे नमाज का क्या टाइम है। 4:10, 4:15, ओके। ओके डन। वैसे हम कल से क्लास पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम 3:15 की बजाय क्लास को पहले भी शुरू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप कहते हैं तो हम क्लास को पहले भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको 2:30 बजे भी शुरू कर सकते हैं। हम कल से इसको 2:30 बजे स्टार्ट कर दें। देखिए, वो तो रिकॉर्ड भी हो रही है ना। अब किसी एक की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो कल से हम इसको 2:30 बजे स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। चलो ठीक हो गया। अब आप लोग नमाज वगैरह पढ़ लें, फिर हम लोगों ने मिलना है फॉर सी लॉ इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोग कंबाइंड पेपर दे रहे हैं तो अब आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करना है फॉर सी लॉ पोर्शन। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कल मुलाकात करते हैं ठीक 2:30 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।